आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, ये पुस्तक एक बिल्कुल ब्रेक थ्रू पुस्तक थी। हमको सभी को एआई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचकर एक मन में भाव जागता है कि इसका आगे जाके क्या होगा, मानव जीवन पे क्या असर होगा, मानव सोच पे क्या असर होगा, इसके बारे में। लेकिन एक खुल के एक जो पुस्तक आपने लिखी, आपका बैकग्राउंड वही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये किस प्रकार से, उसके अंदर आपने डेटा कॉलोनाइजेशन की बात की है, एक जिसको हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद, डेटा के द्वारा स्थापित करना। तो उसके बारे में भारतीय रिसर्च जो सिस्टम है, अनुसंधान प्रणाली है, उसके अंदर किस प्रकार से इसका उपयोग या दुरुपयोग हो सकता है? तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम फिज़िक्स पढ़ते थे, उसके बाद कंप्यूटर साइंस। तो मेरे 1970s में जो मैं थीसिस लिख रहा था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर थी। लेकिन उस ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतलब बात फ्यूचर बात हो रही थी, पर था नहीं कुछ। मतलब वहाँ पर हार्डवेयर नहीं था, इतना कुछ हम बना नहीं सकते थे, लेकिन उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। थ्योरी थी, थ्योरी बना रहे थे फ्यूचर के बारे में, एक ज़माने में हो सकता है, ऐसी बात थी। तो मेरा इंटरेस्ट तो रहा है तभी तक। और जब मैंने 2015, 2016, 17 में देखा कि अब ये हार्डवेयर आ गया है बहुत, अब ये चिप्स बन रहे हैं, अब ये न्यूरल नेटवर्क बन रहे हैं, अब तो ये बात होने वाली है, तो इसलिए हमने काफ़ी रिसर्च और दोबारा शुरू की। और मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम ये है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडियन ब्रेन अच्छा है उसके लिए, लेकिन उसका जो मालिक है वो विदेशी लोग हैं। तो इंडियन लोग जो हैं वो नौकरी करते हैं, जिसके कंपनी में नौकरी करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, गूगल है, अमेज़ॉन है, इस तरह की कंपनी में इंडियन बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन उनका कोई ओनरशिप नहीं है, वो उसके मालिक नहीं है। ये मतलब ऐसी बात है जैसे कोई समझो गरीब गांव से, बिहार से लोग आएँ, वो बॉम्बे में आए कंस्ट्रक्शन करें, कंस्ट्रक्शन अमीर लोगों के घर बना लें, लेकिन वो घर में ओनरशिप नहीं है। जब किसी का घर ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा उसको जॉब मिलनी चाहिए, फिर वो यहाँ वहाँ जाके दूसरी जॉब ढूंढेगा, उसके बाद तीसरी जॉब ढूंढेगा। तो जो इंडिया के आईटी लोग हैं और अब वो एआई में आ गए हैं, वो उनका यही हाल है। कोई वीज़ा दे दे, भीख मांग रहे हैं वीज़ा की। तो ये हमको ठीक नहीं लगा। ये एक प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि कई लोगों ने कंपनियाँ शुरू की कि लोगों को हायर करेंगे, और जो जितने सैलरी पर हायर कर रहे हैं उससे तिगुना, डबल, 3 टाइम्स उनको किराए पर बेच देंगे किसी फॉरेन कंपनी को। तो प्रॉफिट तो बहुत है, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। आप किसी को हायर करो और बाहर भेज दो, मार्जिन बहुत है, तो पैसा बहुत बनेगा। तो इसलिए इन्फोसिस ने बहुत पैसा बनाया, TCS ने बनाया, महिंद्रा, HCL वाले, इस तरह की कंपनी ने बहुत पैसा बनाया। लेकिन वो बिलियनियर तो बन गए, लेकिन वो उनके लिए अच्छा था, कंट्री के लिए इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जो ब्रेन्स हैं वो बाहर जाके किराए पर दे दी जो ब्रेन्स हैं। ये तो मतलब जैसे बात है कि हमारे अब स्पेस प्रोग्राम है, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम है, उसमें जो लोग हमारे साइंटिस्ट हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। यदि हमने उनको बेच दिया होता तो हमारा स्पेस प्रोग्राम नहीं होना था। तो ये हमने कई सालों से ऐसी क्रिटिसिज्म की है कि ये चाइना वाले, जब उन्होंने अपना ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, उनके पास भी चीप लेबर थी, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर की चीप लेबर थी, उनके पास भी मैन्युफैक्चरिंग की चीप लेबर थी। उन्होंने भी ये पैसा बनाया कि हम ये चीप लेबर अमेरिकन्स को बेचेंगे कि तुम आके फैक्ट्री बना दो, तुम्हारी फैक्ट्री हम चाइना में बनाएंगे। तो सारे अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग चाइना में चली गई और वो उन्होंने शुरू किया। लेकिन जो वो प्रॉफिट बनाते थे उसका 50% प्रॉफिट था रिसर्च और अपने प्रोडक्ट बनाओ। 50%, मतलब 50। यदि हमारे जितने भी बिलियनर्स हैं बॉम्बे में ही हैं, यदि उन्होंने कहा होता आज से 10, 15, 20 साल पहले कि जो भी इतना प्रॉफिट होगा IT एक्सपोर्ट का, 50% से हम AI प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हमारा ChatGPT होना था, हमारा गूगल सर्च इंजन होना था, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होना था, हमारे रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती। चाइना ने फैसला किया था करीब 15-20 साल पहले कि जो टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ फ्यूचर की हैं उन्होंने आइडेंटिफाई की, उनमें सब ये थी, सारी चीज़ें ये थी। और उन्होंने कहा कि हम 50% जो भी हमको ये प्रॉफिट मिलता है, 50% हम इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में डालेंगे। इनकी विजन थी, तो वो अब सफल हुए, अब वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम नौकर रह गए। अब इस गैप को कैसे पूरा कर सकते हैं? अब हम जा रहे कि उनकी भीख मांग रहे हैं कि हमको H1B वीज़ा चाहिए। नहीं, अगर आज हम सोचें
कि जिस प्रकार से सरकार इसके अंदर बहुत आगे बढ़ने की बात कर रही है, एआई के अंदर, इनोवेशन के अंदर, स्टार्टअप्स में, आज इसको सुधारा जा सकता है? चाहे वो गैप 10 साल का है, क्या उसको 5 साल किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। उसके लिए जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस है, जिनके पास बहुत पैसा है, उनका हक है, उनको करना चाहिए, उनका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको करना चाहिए कि काफ़ी डीप फंडिंग करें। और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, वो बहुत मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की बात है, तो वो छोटी मोटी कोई कंपनी स्टार्टअप नहीं कर सकती। वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसी के बेसिस पर एआई बनता है, और जो वो उसकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में बायस आती है। बायस मतलब कि वो उसका प्रेजुडिस है, क्या कहते हैं हिंदी में बायस को, मतलब झुकाव बोलिए, आसान शब्द। हाँ, तो वो उसमें हमारे अगेंस्ट आइडियोलॉजी है। आप ये समझे कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, आप उसका मदरसा भेजें तो उसकी एक तरह की ट्रेनिंग होगी, आप उसको कैथलिक कॉन्वेंट भेजें उसकी दूसरी तरह होगी, आप उसको माओइस्ट कैंप में डालें एक तरह की होगी, उसको पाठशाला में डालें वो एक तरह की होगी। तो इसी तरह से एआई के जो न्यूरल नेटवर्क है, एक तरह का बच्चा है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग जो मिल रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ये हमारे संस्कृति के साथ जुड़ी हुई ट्रेनिंग नहीं है। ये ट्रेनिंग है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या लिखा है, विकीपीडिया में क्या लिखा है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे बारे में लिखा था इतिहास, वो क्या लिखा है। आपने बाय द वे कभी किसी चैट जीपीटी में ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जिसमें आपको रेफर किया गया, ऐसा कभी हुआ है आज तक? हाँ, मेरे को भी किया गया है, और काफ़ी बायस है। और अब देखिए, अब हमने चैट जीपीटी में पूछा कि हमको कृष्ण भगवान की जो रोमांस है उसके बारे में बताओ, तो उन्होंने खूब लिखा कि वो फ्लर्ट करता था, वो लड़कियों के साथ ये करता था, लिखा दिया। तो फिर हमने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो रोमांस की लाइफ है उसके बारे में बताओ, तो जवाब आया कि ये हम जवाब नहीं दे सकते, वी विल नॉट डिस्कस दिस। जीसस क्राइस्ट का वो कहा, दिस इज़ नॉट विद इन आवर स्कोप। मतलब हमको ये सिखाया नहीं कि अपने सिलेबस में, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू फोबिया अब फैल रहा है एआई के द्वारा। एआई जो है एक तरह का हिंदू फोबिया का इंजन बन गया। अब इसको कैसे चेंज करना है, ये हम सोच रहे हैं कैसे करना चाहिए, पर इसकी फंडिंग चाहिए, इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए।